हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 1 संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 और क्लास 7 का ज्योग्राफी पूरा कवर करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। ध्यान दीजिएगा, आज से हम लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं हम वन लाइनर के रूप में। पूरा चैप्टर का सार आप लोग को देखने को मिलेगा पहले वन लाइनर के रूप में। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू MCQ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें चैप्टर में हमें फाइनली पढ़ना क्या है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग MCQ करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। देखिएगा ध्यान से, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु का प्रयोग एवं उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का वैल्यू प्रदान कब होगा, जब उसका प्रयोग और उपयोगिता समझ आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का प्रयोग और उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है, उसे वैल्यू प्रदान करता है। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, कैंसर उपचार की औषधि क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो इसे कहा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि जल। ठीक है, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला है, लोहा है, ये किसी खास स्थान पर ही पाए जाते हैं, हर जगह देखने को नहीं मिलता। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो उसे कहेंगे वास्तविक संसाधन। ठीक है, पश्चिम एशिया खनिज तेल क्या है, एक तेल, ये वास्तविक संसाधन है क्योंकि इसकी मात्रा ज्ञात है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग भी, माफ़ कीजिएगा, इसका उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया खनिज तेल वास्तविक संसाधन है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, संभव संसाधन मतलब कि संभावना है कि यहाँ का यूरेनियम हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, मात्रा ज्ञात नहीं है कितनी है। ठीक है, और न इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, संभव संसाधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान, जो नवीन टेक्नोलॉजी है, जो ज्ञान है ना, उस चीज़ का अनुप्रयोग कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी कहेंगे, प्रौद्योगिकी कहेंगे। ठीक है, किसी विचार या आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होना ही क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। कोई भी विचार है या फिर कोई आविष्कार है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार है, उसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई रिलायंस मान लेते हैं लिंक ग्लेशियर का पेन है, तो लिंक ग्लेशियर का पेन का किसी का एक पेटेंट होगा, कोई दूसरा उसी नाम से, कोई दूसरा मार्केट में उस नाम से नहीं बेच सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसे कहा जाता है पेटेंट। किसी चीज़ पर अधिकार होना है, कोई विचार भी हो सकता है या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति मानव का प्रसाधन बनाती है। ठीक है, संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति जो होता है ये मानव को क्या बनाती है, प्रसाधन बनाती है। ठीक है, आगे है, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में 2016 ईस्वी से ये चलाई जा रही हैं। ठीक है, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है, याद रखनी है। संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संरक्षण कहलाता है।
ठीक है। इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यही है, संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, देखिए इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, जहाँ भविष्य लगा दिया ना, फ्यूचर की बात कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो सतत पोषणीय विकास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फर्क है। भविष्य के लिए अगर संरक्षण हम कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में तो उसका प्रयोग करेंगे ही, लेकिन भविष्य के लिए उसको क्या कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा कर रख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा कर रखना ही सतत पोषणीय विकास है, ऐसा नहीं है। वर्तमान में उसका प्रयोग भी करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास आवश्यकताएं हैं, ठीक है, बचाते हुए, तो उसे कहा जाएगा सतत पोषणीय विकास। ठीक है, आगे नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या फिर से भर दिए जाते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके पास एक सीमित भंडार है, एक बार स्टॉक समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत या फिर से भरने में हजारों साल लग सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा चैप्टर का सार था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ है को एक संसाधन बनाती है। ठीक है, कुछ संसाधनों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ध्यान दीजिएगा। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। पेटेंट का मतलब है किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार। एक से अधिक सही है, या में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है यहाँ पे, पूछा है कौन सा गलत है। तो पहला तो सही दिख रहा है कि उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है। ठीक है, ऊपर हमने वन लाइनर में देखा था। ठीक है, क्या है ये, उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है। ठीक है, इसके बाद है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। बिल्कुल सही है, कुछ संसाधन ऐसे होंगे जिसका कुछ आर्थिक मूल्य होगा और कुछ का नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें धातुओं का कुछ आर्थिक मूल्य हो सकता है, कोई धातु है या फिर धातु कोई सामान, लोहा है, सोना चांदी है, तो उसका कुछ ना कुछ आर्थिक मूल्य जरूर हो सकता है या होगा। पर एक सुंदर कोई परिदृश्य है, सुंदर सा खूबसूरत कोई दृश्य है, क्या इसका कोई मूल्य होगा? नहीं। पर एक सुंदर परिदृश्य का मूल्य नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगला कथन है कि पेटेंट का मतलब है किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार। तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये सभी NCERT का में देखेंगे कि लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ अपने से यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, जो भी NCERT का लाइन है मान के चलनी आपको कि यही सही है, यही कटु सत्य है। ठीक है, पूछा यहाँ पे कौन सा गलत है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, सही आंसर होगा ई ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और उपयोगिता या इसी को कहा जाता है प्रायोज्य, वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। मूल्य का अर्थ है कीमत, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य हो सकता है, पर एक सुंदर परिदृश्य का नहीं हो सकता। पेटेंट का मतलब किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार है। ठीक है, जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बतानी है। पहला है कि पदार्थों को समय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों में बदला जा सकता है। बी कथन है कि तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में न्यूनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। सी कथन है कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित है। एक से अधिक कथन सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। पदार्थों को समय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों में बदला जा सकता है। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो उसको समय दे करके, टाइम दे करके और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम लोग संसाधन में, सोर्सेस में उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, बी कथन है कि तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। ये भी सही है। ठीक है, तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में न्यू टेक्नोलॉजी का ज्ञान हम लोग प्रयोग करते हैं, नए नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, कौशल का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? तो वो बिल्कुल सही है। सी कथन है कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित हैं। ठीक है, अभी क्या लगता है, सही है या गलत है? तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधि द्वारा असीमित और अप्रभावित है, ऐसा नहीं है। लाइन को समझिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है यहाँ पे कि सभी नवीकरणीय संसाधन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जल का। ठीक है, जल हमारा क्या एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब बोल रहा है मानव गतिविधि के द्वारा
ये असीमित और अप्रभावित है। ये अप्रभावित रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप अगर ये अप्रभावित रहता तो कहीं भी जल का जो कमी है, स्कैर्सिटी है, क्यों देखने को मिलता? क्यों कहते हैं कि पानी बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ, क्यों कहते हैं? तो क्या ये अप्रभावित है? नहीं। ये नवीकरणीय संसाधन तो है, लेकिन ये क्या है? हम मानव के द्वारा ये प्रभावित है। आई बात समझ में? तो ये कथन यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों के द्वारा असीमित और अप्रभावित है। बिल्कुल गलत है, प्रभावित है। जैसे कि जल का एग्जाम्पल लीजिए आप, कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है, जल को बचाइए। क्यों कहा जा रहा है? जब ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है तो फिर, है ना? तो ये कथन यहाँ पे गलत है। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की जरूरतों से संबंधित है। तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या फिर से भर दिए जाते हैं। इनमें से कुछ असूचीबद्ध हैं और मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, है ना। फिर भी पानी, मिट्टी और जंगल से कुछ नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाह उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कथन यहाँ पे सी गलत हुआ था कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे ये पानी है, मिट्टी है, जंगल है, कुछ ये सभी नवीकरणीय संसाधन तो हैं, लेकिन इसे मानव के द्वारा प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसे लापरवाह तरीके से उपयोग करते हैं तो। ठीक है, पानी एक असीमित अक्षय संसाधन लगता है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी और सूखना आज दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? बताना है कि कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन सारे क्या है यहाँ पे, सभी देखेंगे कि एक क्या है यहाँ पे गैर नवीकरणीय संसाधन है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसको बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब देखेंगे कि बनने में से हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान दीजिएगा। गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके पास एक सीमित भंडार है। एक बार स्टॉक समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत या फिर से भरने में हजारों साल लग सकते हैं। चूँकि यह अवधि मानव जीवन की तुलना में बहुत अधिक है। अब मानव अपने जीवन काल में क्या इसे बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे संसाधनों को गैर नवीकरणीय माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसे कुछ उदाहरण हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। बी कथन है कि तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। सी कथन है कि प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य स्वरूप बदल दिया गया हो। एक से अधिक कथन सही है या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, कि निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी, वाहन निर्मित, है ना, वाहन से क्या एक मानव निर्मित संसाधन है, बिल्कुल सही है। बी कथन है कि टेक्निक जो होता है एक मानव निर्मित संसाधन, बिल्कुल ही सही है। टेक्नोलॉजी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है, ये भी सही है। प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य स्वरूप बदल दिया गया हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया गया हो। लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोग उससे लोहा निकालना नहीं सीखे थे। जब तक लोहा नहीं निकालना सीखे थे तब तक ये क्या था? हमारे संसाधन थोड़ी ना था। संसाधन कब बनता है? जब हमारे वैल्यू होता है हमारे उसके लिए। हमारे जब तक ना वैल्यू किसी चीज़ का नहीं होगा तब तक उसका या फिर कह सकते उपयोगिता या फिर वैल्यू जब तक हमारे घर में नहीं आएगा तब तक वो हमारे संसाधन हो ही नहीं सकता। तो लौह अयस्क तब तक संसाधन ये नहीं था जब तक लोग इसे लोहा निकालना नहीं सीखे थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भवन, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधनों के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। वन लाइनर से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा सवाल, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम तो है, कोयला भी है, वन नहीं है। वन एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, इस सभी वन लाइनर में हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा है? थोरियम, लोहा, यूरेनियम, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल क्या है? केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो याद रखना है, ये है थोरियम। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, क्योटो, रियो या फिर इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है किसका? वास्तविक संसाधन, संभाव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। वन लाइनर में क्लियर कर दिया था हमने, वैसे वहाँ पे सही आंसर है संभाव संसाधन। क्यों है इसके पीछे हमने रीजन बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही हैं? बताइए, 2014, 2015, 2016? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2016 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है? जल, लोहा, अभ्रक। तो आप देखेंगे कि लोहा और अभ्रक ये किसी खास स्थान पर देखने को मिलेगा, लेकिन जल ये सर्वव्यापक है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन। सारे कॉन्सेप्ट हमने वन लाइनर में दे दिया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मानव स्वयं में क्या है? एक विकास है, ह्रास है, संसाधन है। तो मानव जो है ना, एक समय में बहुत बड़ा संसाधन है। आज जितने भी संसाधन हम देख रहे हैं, सोर्सेज देख रहे हैं, ये मानव की वजह से ही संभव हो पाया है। ठीक है, आप जितने संसाधन देख रहे हैं, चाहे कोई भी संसाधन हो, है ना, ये मानव ही उसका देना है। आज हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर हमारे मानव से भी तेज है, तेज काम कर सकता है, लेकिन उसको बनाया कौन है? मानव ने ही तो बनाया। तो मानव खुद में एक बहुत बड़ा संसाधन है, लेकिन संसाधन बनाने के लिए इसके पीछे हमें इन्वेस्ट करनी होती है। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, मेंटल फिट होना, ये सभी चीज़ें होती हैं जो कि एक मनुष्य को या फिर मानव को संसाधन बनाने के लिए उस पर खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी देश विकसित तभी करेगा जब उस वहाँ पे मानव पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, संसाधन। मानव स्वयं में एक संसाधन है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये क्या है? यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके हमें पता है कि कितनी मात्रा में है और इसका प्रयोग भी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वास्तविक संसाधन है। ई ऑप्शन सही होगा, ये वास्तविक संसाधन है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा संभाव संसाधन है? केरल में मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट। तो आप देखेंगे कि पश्चिम एशिया में खनिज तेल एक वास्तविक संसाधन है, झारखंड में बॉक्साइट पता है, मात्रा पता है, हम लोग उत्पादन भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? वास्तविक संसाधन है, जो कि केरल में मोनाजाइट ये एक हमारे लिए संभव संसाधन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा, ठीक है, ये तो नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, लेकिन पेट्रोलियम देखेंगे कि एक अनवीकरणीय संसाधन है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? बताना है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, संभाव संसाधन या फिर इस अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पवन चक्की क्या है? ये एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है यहाँ पे, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पवन चक्की एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 MCQ, और इस सीरीज से जो हम शुरू कर रहे हैं वन लाइनर के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लोगों को क्या लग रहा है कि अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है या फिर उसको हटा देना चाहिए? वन लाइनर ला करके हमने अच्छा किया है या फिर
वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, टाइम वेस्ट है। क्या लगता है आप लोग को, इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 और 7 में सिर्फ हमने वहाँ पे MCQ करवाया था, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश किया है यहाँ पे कि वन लाइनर को सार के रूप में, पूरा चैप्टर का सार के रूप में पहले आपको समझा दिया जाए और फिर वहाँ से आगे MCQ किया जाए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जाते जाते ज़रूर लाइक कीजिएगा। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सब कुछ दे रहे हैं, PDF फाइल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, साथ में क्लास भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिर्फ आप लोग एक लाइक करके जरूर जाया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि इतना मेहनत करने के बाद। देखिए लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से इस ये होता है मिलता है कि मोटिवेशन हमको मिलती है कि हाँ लाइक जा रहा है, मतलब कि पसंद लोगों को आ रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जाते जाते लाइक जरूर करके जाइएगा, और हाँ वन लाइनर के बारे में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है उसके बारे में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।